हेलो फ्रेंड्स, संतोष स्पीक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो श्रृंखला में, इस सीरीज़ में पिछले वर्षों में रेलवे में जितने सारे जीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सबका डिस्कशन करवाऊंगा और ये सीरीज़ कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और ये वीडियो सीरीज़ का पहला क्लास है और इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और इस क्वेश्चन से जितने सारे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे सबको मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कार्यकारी प्रमुख है, यहाँ क्या है? कार्यकारी प्रमुख। तो कार्यकारी प्रमुख जानेंगे हम लोग। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, हमें पता है। पहला होता है विधायिका, जो विधेयक बनाने का काम करती है। दूसरा होता है कार्यपालिका, जो इम्प्लीमेंट करती है, मतलब नीचे स्तर पे लाती है इम्प्लीमेंट करके। फिर तीसरा है न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है मीडिया। तो यहाँ कार्यकारी के बारे में कहा जा रहा है ना। तो इसका प्रमुख जो होता है, मतलब भारत में कार्यकारी प्रमुख होता है, उससे प्रधानमंत्री को माना जाता है। और तो एक और बात को जानेंगे। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में ये दिया गया है। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। और नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका अनुच्छेद 75 होगा, है ना, 75। तो 74 में क्या है? अनुच्छेद 74 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होते हैं। और 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इतना सारा फैक्ट हो गया नंबर 1 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। राजा कुलोशुंगा होना चाहिए। राजा कुलोशुंगा, नरसिंहदेव प्रथम, विष्णुगोपा, महिपाल। इसका आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम। क्या होगा इसका आंसर? नरसिंहदेव प्रथम, यानी कि नंबर 2, है ना। तो नरसिंहदेव प्रथम जानेंगे। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है ना। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में किया था। कब? 13वीं शताब्दी में। कौन? नरसिंहदेव प्रथम। किस चीज़ का? कोणार्क मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर का। ठीक, इतना हो गया इसका। अब चलेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा में कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर है जिसके बारे में जानेंगे, वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। गुंडीचा घर मंदिर ये पुरी में अवस्थित है ना। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है। और गुंडीचा घर मंदिर पुरी में है। फिर जगन्नाथपुरी भी है, उड़ीसा में है। तो इतने सारे फैक्ट हो गए उड़ीसा से रिलेटेड। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? कौन सा नहीं है मृत व्यक्ति का स्मारक? आप लोग सोच सकते हैं इस पे। बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्माद उद दौला। तो यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ चार मीनार नहीं है, यानी कि मृत व्यक्ति का स्मारक सभी है। बीबी का मकबरा भी है, ताजमहल भी है, इत्माद उद दौला भी है। तो चार मीनार के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या है, ये कहाँ है। चार मीनार का निर्माण
कुली कुतुब शाह, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था, जो हैदराबाद में है। अभी हैदराबाद का है, तेलंगाना में है। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में यानी कि 1591 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चार मीनार। अब जानेंगे बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। कब करवाया था? 1679 में, 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में करवाया था। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में महाराष्ट्र में करवाया था, मतलब औरंगाबाद में करवाया था। फिर क्या है? फिर ताजमहल है ना। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? ताजमहल का निर्माण 1632 से 53 या 54 भी हो सकता है, कहीं कहीं 32 और 54 के बीच में, 32 और 53 के बीच में हो सकता है। किसने करवाया था? यानी कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उनकी कब्र पर बनवाया था। और इसका निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे, है ना। इतना सारा हो गया। एक है इत्माद उद दौला। इत्माद उद दौला का मकबरा 1627 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। इत्माद उद दौला का मकबरा 1627 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। तो इतना सारा फैक्ट हो गया। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम, दशरथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके? बिंदुसार के। किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के, है ना। चलिए जानते हैं बिंदुसार किस वंश से रिलेटेड है। ये मौर्य वंश से रिलेटेड है। मौर्य वंश आपको पता होगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक थे। उनका उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार थे। और सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे बिंदुसार का। ठीक ना। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार, इसके बाद सम्राट अशोक, है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर अब जाएंगे 5 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है ना। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का, यानी कि 1 सेल होता है इसमें, है ना, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ। क्या होगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा, है ना। प्रोटोजोआ क्या होगा? प्रोटोजोआ। अच्छा, इस कुछ और जानेंगे। एकिनोडर्म्स, यहाँ क्या है? एकिनोडर्म्स है। एकिनोडर्म्स क्या होता है? किस संघ में आते हैं ये मतलब इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। समझ में आ रहा है ना। इस संघ के सभी जंतु क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। और एनेलिड्स क्या होगा? एनेलिड्स में क्या होता है? एनेलिड्स का उदाहरण है केंचुआ, जोंक। याद रखेंगे, एनेलिड्स का उदाहरण है केंचुआ, जोंक। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ये तो आसान है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अच्छा, इसके बारे में पता है ना। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है, मतलब एंटीबायोटिक है, उसमें से एक है एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन है ना। अच्छा, ये पेनिसिलियम फंगी से प्राप्त किया जाता है। फंगी मतलब कवक। पेनिसिलियम फंगी से प्राप्त किया जाता है ना। फिर नेक्स्ट चलेंगे। इसमें क्या है? एक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है।
अच्छा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कब? 1876 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अच्छा, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? क्या है? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। 1951। कब? 1951 में, है ना। अच्छा, इसमें क्या किया गया था? इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। मतलब 9वां सूची है जो संपत्ति से भी संबंधित है, हम बताएंगे इसके बारे में। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था, है ना। अच्छा, स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। अच्छा, इसी के तहत भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार आम आदमी को दिया गया था 1951 में, याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य जो है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ था? कुचिपुड़ी आपको पता होगा, कुचिपुड़ी कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा। आंध्र प्रदेश में है। क्या है? कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अच्छा, कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे, है ना। शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम हो गया। भरतनाट्यम क्या हो गया? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक, कथक कहाँ का है? यूपी, याद रखेंगे, कथक यूपी में है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी का है। मोहिनी अट्टम, क्या है? मोहिनी अट्टम, ये केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी, ये बताइए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुट्टियाट्टम केरल। कथकली केरल, ये याद रखेंगे, कथकली केरल, है ना, लेकिन कथक यूपी। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट पे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? इसका तो पता होना चाहिए, है ना। किस नदी को? दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को बंगाल के शोक के बारे में दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। चलिए, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है कहाँ, ये जानेंगे। झारखंड के लातेहार जिला के चोरी क्षेत्र का छोटा नागपुर पठार से ये जो दामोदर नदी है वो निकलती है ना, और ये कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है ना। क्या है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे। यानी कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में कब हुई थी? 1948 में। क्वेश्चन नेक्स्ट पे जाएंगे। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। किसको? थर्मोस्कोप का आविष्कारक कौन थे? गैलीलियो गैलीली थे, और ये 1593 में आविष्कार किए थे, यानी कि 1593 ईस्वी में, है ना। अच्छा, इसमें क्या है? कोपरनिकस क्या किए थे? कोपरनिकस सौरमंडल की खोज किए थे। सौरमंडल 1540 ईस्वी में कोपरनिकस सौरमंडल। और न्यूटन बहुत सारा कुछ दिए थे, बहुत सारा खोज किए थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के सिद्धांत की खोज भी किए थे। और केपलर इसमें है। केपलर क्या किए थे? ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति नियम दिए थे, है ना, की खोज किए थे 1609 ईस्वी में। याद रखेंगे, थर्मोस्कोप, गैलीलियो, कोपरनिकस, सौरमंडल,
न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के सिद्धांत की खोज, फिर केपलर ग्रहों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या था? चेतक। ये सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछे गए हैं। क्या था? चेतक था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और किसकी हार हुई थी? महाराणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर का जीत हुआ था। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह और आसफ खां। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया था, है ना? याद रखेंगे। इसमें हल्दी घाटी का 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, मतलब महाराणा प्रताप हार गए थे इसमें, मतलब अकबर का जीत हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किए थे मान सिंह और आसफ खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया था? रोलेक्ट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया था। कब किया गया था? 1919 ईस्वी में। अच्छा, किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। याद रखेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। इसका आंसर 19 होगा, है ना? अच्छा, एक्ट के अनुसार किसी भी मतलब किसी भी व्यक्ति पे यदि संदेह है तो मतलब बिना मुकदमा चलाए उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट में था, इसका बहुत विरोध भी हुआ था। और इसमें नेक्स्ट है कि अच्छा, 1919 में कुछ घटनाएं घटी थी। जैसे 13 अप्रैल 1919 को, 19 मार्च को तो ये पारित हो गया था। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना? इसके बाद 19 अक्टूबर 1919 में पूरे देश में खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत, ये चलता ही नहीं है ठीक से। 19 अक्टूबर 1919 में पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लूना 10 हो जाएगा। क्या होगा? लूना 10। क्या होगा? लूना 10, यानी कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह तो पता ही होगा आप लोगों को। पहला उपग्रह लूना 10 हो जाएगा। अच्छा, अपोलो 11 है या ना? अपोलो 11 क्या है ये? अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव था। मतलब पहला मानव बने थे, है ना? अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव थे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला? इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। पहला टेस्ट मैच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। मतलब दोनों, वनडे और टेस्ट दोनों खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। और पहला वनडे भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, मेलबर्न में ही हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? गोबी, चोलिस्तान, सुकूर, मीरपुर। क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा चोलिस्तान। चलिए जानते हैं सबके बारे में कुछ।
पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। और थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,60,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। और गोबी पता है आपको, चाइना और मंगोलिया, इसका विस्तार क्षेत्र जो है चाइना और मंगोलिया है ना, गोबी। फिर लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है, याद रखना है इस बात को। लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राचीन काल के जानवरों, प्राचीन पौधों एवं अन्य जीव के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान क्या है? प्राचीन काल के जानवरों, प्राचीन पौधों एवं, बहुत नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा गलत किया गया है, एवं अन्य जीव के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाया जाता है? यानी कि जानवर, पौधा और जीव, याद रखेंगे इसको। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा जीवाश्म विज्ञान, जिसको जीवाश्म विज्ञान, इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान, पैलेंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? जीवाश्म विज्ञान, पैलेंटोलॉजी, याद रखेंगे। प्राचीन काल के जानवरों, प्राचीन पौधों एवं अन्य जीव के संरक्षित अवशेष या चिन्हों को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान, पैलेंटोलॉजी। और कुछ जानेंगे, नृविज्ञान किसको बोलते हैं? नृविज्ञान मतलब एंथ्रोपोलॉजी, ये मानव से संबंधित है, याद रखना है। नृविज्ञान ये मानव से संबंधित है, मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, है ना, परंपरा, है ना, परंपरा जो भी संबंधित विषयों का अध्ययन है एंथ्रोपोलॉजी में। अच्छा, पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान में क्या है? आर्कोलॉजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान में पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। क्या है? पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्न में से किसे मार्स गैस बोला जाता है? इसमें याद रखेंगे, मार्स गैस मीथेन को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? मीथेन। और एक बात पता है कि प्राकृतिक गैस में जो है मीथेन 80% से अधिक होते हैं। कितना होता है? 80% से अधिक मीथेन होता है। और इसमें है ब्यूटेन है। ब्यूटेन का क्या होता है? ब्यूटेन सिगरेट में, सिगरेट लाइटर में उपयोग किया जाता है। ब्यूटेन का प्रयोग यानी कि सिगरेट लाइटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रिक्स में बी अक्षर, ब्रिक्स में बी अक्षर किस देश को प्रदर्शित करता है? चलिए बताइए, ये आसान क्वेश्चन है। ब्रिक्स में क्या होता है? ब्रिक्स में बी अक्षर, इसका आंसर होगा ब्राज़ील। चलिए बताते हैं इस सब के बारे में। ब्रिक्स में बी क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, इसका आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। अच्छा, ब्रिक्स का स्थापना हुआ था 2009 में। कब हुआ था? ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था। और इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे मतलब बी से क्या होगा? BRICS, बी से ब्राज़ील हो जाता है, आर से रसिया हो जाता है, आई से इंडिया हो जाता है, सी से चाइना हो जाता है और एस से साउथ अफ्रीका हो जाता है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस का क्या हो जाएगा इसका आंसर? साइप्रस का निकोसिया। क्या होगा? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की निकोसिया। इसका मुद्रा क्या है? ये साइप्रस कहाँ है पता है? साइप्रस यूरेशियन द्वीप देश है, यानी कि हिंद भूमध्य सागर में अवस्थित है। ये कहाँ है? भूमध्य सागर में यूरेशियन द्वीप देश है। और इसका मुद्रा पाउंड है, लेकिन कहीं कहीं यूरो भी दिया हुआ है। इसका पाउंड जो भी है, पाउंड है इसका पाउंड, यानी कि याद रखेंगे साइप्रस निकोसिया पाउंड, साइप्रस निकोसिया पाउंड, साइप्रस निकोसिया पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है ना।
तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका कैसा है, पूर्ण गोलार्ध है, अधिकांशतः चपटा है, पूर्ण गोल है। याद रखेंगे ये चपटा गोल है। कैसा है, चपटा गोल है, नारंगी के समान है। कैसा है, नारंगी के समान है, चपटा गोल है ना। और आकार में पृथ्वी का मतलब आकार में पृथ्वी का स्थान क्या है, 5वां स्थान है। आकार में पृथ्वी का स्थान 5वां है ना। और इसका ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसका विषुवतीय विषुवतीय जो व्यास है कितना है, विषुवतीय व्यास है इसका 12,756 किलोमीटर है। विषुवतीय व्यास क्या है, 12,756, यानी कि 12,75,6, याद रखेंगे 12,75,6 है ना, 12,756। ध्रुवीय पोलर क्या है, पोलर व्यास, पोलर डायमीटर 12,714, कितना है, 12,714, यानी कि 12,756 12,714, याद रखेंगे 12,756 12,714, यानी कि विषुवतीय हो गया और ध्रुवीय हो गया। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस सीरीज़ को और इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करेंगे, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।